तो ये पूरा खेल किसका, डेक्सामेथासोन का। इसलिए आप लोग भी आजकल समाचार में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, जो एम्स के डायरेक्टर नहीं है, हाँ, वो खुद बोल रहे हैं कि भैया रुक जाओ डॉक्टर साहब, डेक्सामेथासोन का उपयोग बाद में करो जब कोरोना का लेवल थोड़ा कम हो जाए। भैया डेक्सामेथासोन तुम जब चढ़ा रहे हो तो इम्यूनिटी पूरी सप्रेस हो जाएगी, और कोरोना तो चचा बैठे ही है बॉडी में कि जैसे ही इसकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई मुझे अपना फिर वायरस का लोड बढ़ाना है। समझ, तो इंसुलिन लेके जा रही होगी ग्लूकोज को टारगेट सेल के पास, तो उसके जो वो होते हैं रिसेप्टर साइट, हाँ रिसेप्टर साइट, ये उसको पहचानते ही नहीं है, किसको, इंसुलिन को। वो मतलब बोलेगी कि गेट खोलो हम आ गए ग्लूकोज को लेके, ए गेट खोलो, वो बोलेगी हटो ते हम नहीं जानते तुम्हें, हटो, उसको भगा देगी, किसको, इंसुलिन को। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है इसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन। अच्छा, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, इसको दिमाग में बसा लेना। तुमने आपको उसने त्याग कर दिया सेल ने, उसने बोल दिया बेटा मैं तो मर रही हूँ लेकिन तू बच जा, मतलब जो दूसरी सेल्स हैं उनको टीआईपी का वो दे दिया, मतलब इंटरफ्रोन दे दिया बना के, समझ रहे हो मतलब। हाँ भाई, कैसे हो सब, सब बढ़िया सबके जीवन में। अरे बोलना भाई, कुशल मंगल हो ना सब। हाँ, तो बाबा आज क्या लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है। हाँ सर, वो क्लास 12th वाला। हाँ, तो क्लास 12th में अपन लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ते तो हैं सर। उसके मैंने पूरे वीडियोस बना के रख दिए हैं, अगर किसी को मतलब दिल से पढ़ना है भाई डिटेल में तो वो वहाँ जाके देख ले। नहीं तो मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चंस उठाए जहाँ से अपने मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और उन क्वेश्चंस के साथ मैं टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करूँगा। मतलब उतनी गहराई में तो अपन नहीं जा पाएंगे एनसीईआरटी के, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं तुम्हें वहाँ से मतलब रास्ते से लेते हुए चले जाऊँगा। फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आनंद आ जाएगा। नहीं समझे, हाँ तो देखो अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर आपको थोड़ा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एड्स से रिलेटेड। अच्छा, तो ये आपकी मतलब स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसका मूल्य है अरे केबीसी में नहीं जाना, वापस आओ। अब अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है बाबा, एड्स इज ड्यू टू, मतलब देखो पता तो हो गई तुम लोगों को कि क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उनका काउंट बहुत कम हो जाता है, जिससे जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको पता ही नहीं चलता कि कोई अंदर वायरस बैठ गया आके। अच्छा, आंसर तुम्हें पता ही है। अब इसको थोड़ा घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, ये अपना आंसर तो सही है कि टी हेल्पर सेल्स का क्या होता है, काउंट कम हो जाता है। अब और कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो और देखो। अच्छा बाबा, एड्स का फुल फॉर्म बताइए जरा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है सर, बहुत सारे सिम्टम्स जब एक साथ आते हैं किसी भी पेशेंट को तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये एड्स से ग्रस्त है। अच्छा, ये होता किससे था, इसका मतलब वायरस है या बैक्टीरिया है, कौन है इसका पैथोजन, सर वो वायरस होता था। अच्छा, वायरस का नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाँ सर, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स है पूरा निपटा देगा। HIV वाला वायरस क्यों निपटाता है, सवाल आता है कि भाई इसके पास ऐसी क्या ताकत है। सर इसके पास ताकत कुछ नहीं है, इसके पास ये जो HIV वायरस है ये होता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस बोले तो फिलू, रेट्रो वायरस मतलब कि सर देखो, हमने आपने सर जेनेटिक्स पढ़ाया है, हाँ, तो जेनेटिक्स में आपने बताया था कि DNA से बनता है mRNA, हाँ, और mRNA से बनता है क्या, प्रोटीन। अच्छा, लेकिन ससुरा जो HIV वायरस है, ये जो आपके ऊपर जो एड्स करा रहा है किसी पेशेंट में, इसमें क्या होता है, ये जो रेट्रो वायरस है ना HIV का, ये वायरस कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, मतलब कोरोना जैसा ही है, कोरोना में भी कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, परंतु जो कोरोना का वायरस है वो रेट्रो वायरस नहीं है। अच्छा, रेट्रो वायरस बाबा बोल लो, बताओ तो। अरे रेट्रो वायरस मतलब क्या, ये अपने RNA से क्या बनवा देता है, DNA। अच्छा, इसको प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे गुरु, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ सर, याद तो आ रहा थोड़ा थोड़ा, हाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। तो mRNA से DNA बनने की प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, HIV का वायरस। अब जैसे कि किसी पेशेंट में मान लो HIV का वायरस चला गया, हाँ चला गया सर, सर जाता कैसे है, आप इसका वो तो बताओ कि ट्रांसमिशन कैसे होगा। याद रखना, ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो HIV का वायरस है वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जाता है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब क्या, जैसे मान लो किसी पेशेंट में HIV का वायरस था, आपने उसका इंजेक्शन मतलब आपने उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लिया अपने बॉडी में, तो क्या हो सकता है, HIV का वायरस आ सकता है। और अगर हम लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, हाँ, तो भी HIV का वायरस आ सकता है। ये तो तुम्हें मैंने खूब दिल से बताया है और तुम लोगों को मालूम भी होगा कैसे कैसे होता है। हाँ ठीक है, अब सुनो अपन कहाँ पे थे, हाँ mRNA का, हाँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। सर जैसे ही मान लो किसी के बॉडी में गया, हाँ, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये अपने अपने DNA को बनवाएगा सर। हाँ, और अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि DNA बन गया, हाँ, तो ये क्या बनवाएगा, प्रोटीन। हाँ सर, प्रोटीन कौन बनाता था, राइबोसोम। देख बाबा, एक चैप्टर में मैक्सिमम बायोलॉजी कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए मैं इसको एक मतलब इन्फॉर्मेटिव वे में लेके आया हूँ। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है, राइबोसोम। हाँ सर सही कह रहे हो सर, तो प्रोटीन बनवाएगा।
और जैसे ही इसने अपने मनपसंद प्रोटीन बनाना शुरू किए, ये मतलब जो सेल, मान लो ये मेरी सेल थी, ठीक है, इसमें वायरस घुस गया आके। ये मतलब मेरी नहीं थी, किसी पेशेंट की सेल थी, क्योंकि यार HIV यार, हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ, तो HIV है, इसमें वायरस घुसा आके। हाँ सर, इसने अपने इसको हाईजैक कर लिया। सिंपल 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 वे में समझो, सेल को क्या कर लिया? हाईजैक। उससे बोलेगा, ऐसे बंदूक रख देगा उसके ऊपर, सेल के ऊपर, कि मेरे मनपसंद प्रोटीन बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अच्छा, अब बेचारी सेल करे तो क्या करे? वो क्या बनाएगी? अपने मनपसंद प्रोटीन बनवाएगा। कौन? वायरस के। और फिर ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते जाएगा, 1 से लाख, लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे करता जाएगा। और फिर हमें सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, सुनो सुनो, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बैठा नहीं रहता कि भाई वायरस घुस गया तो कुछ नहीं कर पाओगे क्या। मेन होता है काम टी हेल्पर सेल्स का। और सबसे पहले जो एड्स का वायरस है, वो टी हेल्पर सेल को हाईजैक करता है। मतलब जो टी हेल्पर सेल है, इसमें घुस जाएगा और मनपसंद प्रोटीन बनवाएगा और टी हेल्पर सेल को बर्बाद कर देगा। तो अब जो हमारी मैक्रोफेजेस, हाँ, टी सेल्स जो बैठी हैं, मैक्रोफेज हुई, मोनोसाइट हुई, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, हाँ, ये सब सोच रही हूँ कि बॉडी में कोई दिक्कत ही नहीं है, खूब दिल से खाओ पियो तंदुरुस्त रहो। अच्छा, क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल इनको वो ही नहीं दे रही मैसेज कि बाबा यहाँ पे वायरस घुसा है, इसको निपटाना पड़ेगा। अच्छा, तो टी हेल्पर सेल का काउंट इसने कम कर दिया, जिससे क्या हुआ? मैक्रोफेज तक रिस्पॉन्स नहीं पहुंचा और वायरस का लोड बढ़ता गया। अच्छा, अब सर ट्रीटमेंट की बात करें, सर कुछ नहीं, ट्रीटमेंट अपने पास है ही नहीं बाबा। जितने भी वायरल डिसीजेज हैं, हाँ, अगर इनिशियल आप उसको पकड़ दो, मतलब जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, आपने पकड़ लिया, तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, उसको संभाल सकते हो। लेकिन आपके पास ऐसी कोई भी दवाई नहीं है अभी तक जो वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। अच्छा, सवाल पूछ लेगा, नीट का सवाल है, एक साल किसी साल पूछा था, समवन इज सफरिंग फ्रॉम वायरल डिसीज, ठीक है, उसने 4 ऑप्शन दे दिए आपके, उसको एंटीबायोटिक दोगे, एंटीवायरल डिसीज दोगे, या फिर इंटरल्यूकिन्स दोगे, या फिर कोई लिम्फोकाइंस दोगे। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि वायरस के अगेंस्ट में हमारे पास दवाई नहीं है। अच्छा, हम लोग सिर्फ एंटी वायरल दवाइयाँ देते हैं, जिससे क्या होता है, वायरस का लोड, जो मतलब लोड नंबर है, वो क्या हो सके? कम हो सके। अच्छा, वो मतलब मेंटेन रह सके। अच्छा, एंटी वायरल दवाइयाँ। अच्छा, ठीक है सर। जैसे सर तुम लोगों ने हेपेटाइटिस बी पढ़ा होगा। हाँ सर, पढ़ा तो है सर। हेपेटाइटिस बी किससे होता था बाबा? वो होता था डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस से होता था सर, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में, मतलब वो जिस डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस से होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरल अल्फा इंटरल्यूकिन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? नीट का सवाल है, याद रखना कि हेपेटाइटिस बी, हाँ, जो हेपेटाइटिस बी वाला वायरस होता है, हाँ, इसको ट्रीटमेंट में हम लोग अल्फा इंटरल्यूकिन चलाते हैं, इंटरफ्रॉन्स भी कह देते हैं, अल्फा इंटरफ्रॉन्स। अच्छा, अल्फा इंटरफ्रॉन्स, ये क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी की रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं कि बाबा देखो वायरस बैठा है, उसको निपटाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब सुनो, तो अपने पास क्या है? टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो रहा है। हाँ सर भैया, टी हेल्पर सेल का काउंट कम होता है, क्यों? क्योंकि एड्स का वायरस उसको हाईजैक कर लेता है। वो बोल देता है ऐसे बंदूक रख के कि मेरे मनपसंद प्रोटीन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, नहीं तुम फाड़ के फेंक दूंगा तेरे को। अच्छा, फिर लैक ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, तो परेशान मत हो, ठीक? वैसे इंटरफेरॉन इतना याद रखना कि सर बहुत अच्छी चीज़ होती है, आगे बताऊंगा, ठीक? फिर टी किलर सेल्स का काउंट कम होता है। बाबा देखो, टी किलर सेल्स कांस्टेंट रहती हैं, उन तक रिस्पॉन्ड ही नहीं पहुंचता कि वायरस पहुंच चुका है। अच्छा, अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है नहीं एड्स, है ना? अगर ऑटो इम्यून होने लगा तो कितने लोग निपट जाएंगे, क्योंकि भाई ये वैसी बीमारी है एड्स वाली कि इसमें आदमी निपट ही जाता है, इसमें अपन बचा नहीं सकते, ठीक है? अब आओ दूसरी चीज़ पे। तो भाई देखो, ये आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल, इसका मूल्य है, अरे फिर तुम KBC में नहीं जाना, इधर आओ वापस। देखो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग। देखो याद रखना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जब भी जीन थेरेपी सुनो, तो अपने को जेनेटिक्स में नहीं जाना बाबा, इधर आओ वापस, जेनेटिक्स वाले पार्ट में नहीं जाना। जीन थेरेपी मतलब क्या? सर वो एक डिसीज होता था, कौन सा सर? SCID, सर NCERT में लिखा है सर, हमने बहुत अच्छे से देखा उसको जाके। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब इसमें इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, मतलब एकदम लुल हो चुका है, समझ रहे हो? वो मतलब आदमी टैं बोलने वाला रहता है मतलब क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बेकार तरीके से बर्बाद हो चुका है। अच्छा, इसमें कोई भी डिसीज़ हो सकता है आपको, मतलब क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स तो, मतलब इम्यूनिटी आपकी है ही कमज़ोर, और बाहर तो पैथोजन बैठे ही हुए हैं। उनने जैसे देखा, अभी जैसे तुम लोग कोरोना का देख रहे होगे, हाँ, कोरोना के साथ क्या ये वो ब्लैक फंगस हो रही है। हाँ, इसको आगे वैसे मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी सुन लो, ब्लैक फंगस हो रही है। ब्लैक फंगस क्या है? वो न्यूमोसिस्टिस नहीं कर रहा, परेशान कर रहा है लोग बागों को। उसमें क्या हो रहा है, आप लोग डेक्सामेथासोन दवाई देते हो, डेक्सामेथासोन। अच्छा, जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, इनको डेक्सामेथासोन दवाई दी जाती है। कब दी जाती है? जैसे मान लो
उनने देखा कि हाँ भाई लंग्स में क्या है, वायरस का लोड है, मतलब कोरोना वायरस बैठा हुआ है। कैसे देखा सर? अरे भैया सीटी स्कैन कराते हैं कि नहीं कराते? हाँ हाँ सर कराते हैं। सीटी स्कैन कराया, उन्होंने देखा कि बाबा इसमें बहुत सारा वायरस बैठा है इसके लंग्स में। अच्छा, मतलब 80% 70% अफेक्टेड है। अच्छा, बर्बाद नहीं हुआ लंग्स, क्या अफेक्टेड है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले तो अपन एंटी इन्फ्लामेटरी रख देंगे ताकि इन्फ्लामेशन कम हो, हाँ, और फिर हम लोग डेक्सामेथासोन चढ़ा देते हैं। अच्छा, तीसरे या पाँचवें दिन डेक्सामेथासोन चढ़ा देते हैं। वो क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। जैसे ही वो कोरोना के वायरस का लोड कम हुआ तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है ताकि क्या हो, इन्फ्लामेशन कम होती जाए हमारे लंग्स की। अब जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस हुई तो बाहर तो है ही भैया पैथोजन, वो तो नंगे बैठे हैं कि भाई तुम जैसे ही तुम्हारी इम्यूनिटी कम हुई हम घुस जाएंगे बॉडी में। तो ऐसी कौन सी एक डिसीज़ है, ब्लैक फंगस डिसीज़। तुम लोगों ने नाम तो खूब सुना होगा, आजकल जी चल रहा है न्यूज़ वालों पे भी। वो भी मतलब बैठा लेते हैं लोग बागों को। आपका क्या विचार है ब्लैक फंगस के बारे में? अरे यार हल्के में ले रहे हो तुम लोग चीज़ों को। तो ब्लैक फंगस में कुछ नहीं होता, देख आपको क्या याद रखना है ब्लैक फंगस में, याद नहीं रखना, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। इन सबसे पहले तो आपकी आंख जो है वो रेड हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ भैया, 3 दिन पहले मेरी भी आंखें लाल हुई थी, मेरे को थी ना फंगस हो जाएगी ब्लैक फंगस, समझ रहे हो? मतलब उसमें आपकी रेडनेस हुई आईज में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नेजल ट्रैक्ट है, अरे ये जो नोजी वाला पार्ट होता है ना, नोजी, हाँ हाँ नोजी वाला पार्ट जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगेगी। अच्छा, और हल्की सी ये ब्लूइश, हाँ ब्लूइश क्या होगी, मतलब ब्लू मतलब समझ लो ना, नीला, हाँ नीली नीली सेक्रीशन निकलेगी, ब्लूइश सेक्रीशन निकलेगा कहाँ से, नोजी वाले पार्ट से। फिर धीरे धीरे ये वायरस हमारे पता आइस तक पहुंच जाता है। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे आइस तक पहुंचा, आइस से पहुंच जाता है ब्रेन तक। अच्छा, तो ये क्या करता है, आइस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिस वजह से आप लोग अभी आजकल देख रहे होगे कि पेशेंट्स की आंखें निकाल ली जा रही हैं। अब भाई देखो, अगर तुम आइस नहीं निकालोगे, हाँ, तो वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा, और कहाँ कहाँ पे, मतलब वैसे इम्यूनिटी तो आपकी सप्रेस है ना, इम्यूनिटी आपकी सप्रेस है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आई को निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा खेल किसका, डेक्सामेथासोन का। इसलिए आप लोग भी आजकल समाचार में देखते होगे, न्यूज़ में देखते होगे, जो एम्स के डायरेक्टर नहीं है, हाँ, वो खुद बोल रहे हैं कि भैया रुक जाओ डॉक्टर साहब, डेक्सामेथासोन का उपयोग बाद में करो जब कोरोना का लेवल थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, मतलब सप्रेस हो जाए तब तुम, अब शुरू में ही देखो समस्या क्या है ना, तुम लोग गए, जैसे कोई पेशेंट गया कोरोना का, 3 दिन हुए नहीं उसको कोविड हुए, उनने डेक्सामेथासोन चढ़ा दी। अब भैया डेक्सामेथासोन तुम जब चढ़ा रहे हो तो इम्यूनिटी पूरी सप्रेस हो जाएगी, और कोरोना तो चचा बैठे ही हैं बॉडी में कि जैसे ही इसकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई मुझे अपना फिर वायरस का लोड बढ़ाना है। समझ रहे हो? तो डेक्सामेथासोन को याद रखना, इसी से क्या हो रहा है, ब्लैक फंगस हो रहा है। मतलब इससे नहीं हो रहा ब्लैक फंगस, इम्यूनिटी सप्रेस करने से हो रहा है। ठीक है, अब अपन तो सर इधर पे थे, हाँ इधर आओ, सॉरी सॉरी माफ़ करना, भावनाओं में बह गया। ठीक, तो जीन थेरेपी बाबा क्या थी, जो अपनी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम था, मतलब डिसीज थी, जो कि कैसी होती थी, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हाँ, मतलब इम्यून की डेफिशिएंसी से हो रहा है ना। इसमें क्या होता है बाबा, इसमें क्या होता है, हाँ ये मैं वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, जो जीन थेरेपी है वो किसके लिए दी गई थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाबा ये तो हमने सर पढ़ा है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या, अरे सर खुद की बॉडी की जो सेल्स हैं वो अपनी बॉडी को पहचान नहीं पाती। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या, मान लो ये मेरी सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट में क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडी। तो ये इनको जो सेल्स हैं उनको निपटाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सर ये नहीं है, इतना तो हमें याद है। अच्छा, अब फिर डायबिटीज मेलाइटिस दिया है। डायबिटीज मेलाइटिस, अरे वो मधुमेह। अच्छा देखो, थोड़ा इसको डिटेल में लूँ डायबिटीज मेलाइटिस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो डायबिटीज मेलाइटिस को और थोड़ा देख लो, क्योंकि यहाँ से क्या सवाल पूछ लेता है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह। अच्छा, लड़की का नाम नहीं है, धराओ वापस, मधुमेह। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें क्या होता था सर, बार बार मतलब बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगी, हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। अच्छा, और ग्लाइकोसूरिया, अच्छा मतलब जो यूरिन होगी उसमें ग्लूकोज भी निकलता जाएगा। अच्छा, तो डायबिटीज मेलाइटिस को अपन लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, कैसे, टाइप 1 और टाइप 2। मतलब सर हम समझे नहीं, टाइप 1 टाइप 2 ये सर क्या होता है, देखो बता तो रहे हैं, रुकोगे नहीं। देखो पहले टाइप 1 को पकड़ो। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स बोले तो सर हम समझे नहीं। अरे इधर आओ, पेनक्रियास पढ़े हो? सर कहाँ पेनक्रियास, अरे डाइजेशन वाला चैप्टर, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना जाके। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था, मतलब आपको पता भी होना चाहिए कि जो आइसलेट्स ऑफ लिंगरेंस होती थी ना, हाँ सर आइसलेट्स ऑफ लिंगरेंस पेनक्रियाज में, उनमें जो बीटा सेल्स होती थी वो क्या सेक्रेट करती थी, इंसुलिन। हाँ सर पता है सर, बीटा सेल्स जो होती थी वो किसको सेक्रेट करती थी, इंसुलिन को। इंसुलिन मतलब सर क्या होता है, अरे हार्मोन होता है बाबू। हाँ, बीटा सेल्स किसको सेक्रेट करेंगे, इंसुलिन को। अब इंसुलिन जो बना रही है बीटा सेल्स, इनके अगेंस्ट में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। अच्छा, समझ लो, मतलब इंसुलिन के जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को सेक्रेट कर रही हैं, उसके अगेंस्ट में क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब इसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बन गई ना, तो क्या होगा, हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा।
क्योंकि अब भैया देखो बीटा सेल्स के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बन गई तो देखो समझो समझो समझो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये हमारी, मान लो बीटा सेल्स हैं, हाँ सर, और ये आ गई एंटीबॉडी। हाँ एंटीबॉडी कैसी होती थी, अरे सर वो वाई शेप की होती थी, आपने बताया है। हाँ इसमें इसको हम लोग कैसे लिखते थे, H2L2। हाँ दो हैवी चेन होती थी और दो वो होती थी सर मतलब छोटी वाली चेन। अच्छा एक दो हैवी और दो शॉर्ट चेन। अच्छा इसका भी आगे बताऊंगा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक और बार, ताकि क्विक रिकैप हो जाए, समझ लो। इसके बीटा सेल्स के अगेंस्ट में क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब अगर बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई तो क्या यहाँ से इंसुलिन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा सर, इंसुलिन निकल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या बन गई है, एंटीबॉडी। तो हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको और क्या बोल देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब ये सर तुम लोगों ने देखा होगा कैसे, वो इंजेक्शन ही दिया जाता है इंसुलिन से। हाँ हाँ सर, अरे यार सोनम कपूर जी को देखा है, कौन सोनम कपूर, अरे वो प्रेम रतन धन पायो वाली। हाँ हाँ सर याद है याद है, उसमें वो इंजेक्शन के थ्रू, मतलब ऐसे पेट में, समझ रहे हो, पेट पेट में या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट्स में, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन ले लिया जाता है। अच्छा ताकि जैसे खाने के पहले लिख देते हैं डॉक्टर्स लोग, या फिर खाने के बाद आपको इंसुलिन लेना है, समझ रहे हो, खाली पेट भरे पेट, समझ रहे हो। हाँ अब सुनो, अब डायबिटीज मेलिटस दो तरीके की होती थी, टाइप 1 तो अपन ने पढ़ ली। टाइप 1 में क्या हुआ, बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई जिससे इंसुलिन की कमी हो गई। अच्छा अब टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 अपने आप में मज़ेदार चीज़ है। अच्छा टाइप 2 में क्या हुआ, जो इंसुलिन है ये रेजिस्टेंट हो गई टूवर्ड सेल। सर मतलब समझे नहीं सर हम, कैसे रेजिस्टेंट हो गई सर, यहाँ पे क्या करंट वगैरह लगाएंगे हम लोग, अरे बाबा करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इधर आओ वापस। टाइप 2 में क्या हुआ, बहुत मज़ेदार चीज़ हुई। तो देखो टाइप 2 में क्या हुआ ना, देखो इंसुलिन थी, हाँ सर इंसुलिन थी, मतलब इन बॉडी में इंसुलिन खूब दिल से आ रही है टाइप 2 में, जबकि टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन की कमी हो गई थी। तो टाइप 2 में क्या, इंसुलिन खूब दिल से आ रही है। हाँ अब ये ग्लूकोज को पकड़ के ला रही होगी ब्लड से। हाँ देखो ये इंसुलिन का हार्मोन था, हाँ इसने ब्लड से किसको उठाया, ग्लूकोज को। अब ये जैसे ही टारगेट सेल पे पहुंची, मतलब अब उससे बोलेगी, ए बाबू जरा देखो गेट खोलो, हम ग्लूकोज तुम्हें फेंक रहे हैं, तुम ग्लूकोज पकड़ लो, है ना, मतलब लेवर में जाएगी कि ताकि क्या हो, ग्लूकोजेनेसिस हो, ताकि ग्लाइकोजन वगैरह बने। हाँ तो इंसुलिन लेके जा रही होगी ग्लूकोज को टारगेट सेल के पास, तो उसके जो वो होते हैं रिसेप्टर साइट, हाँ रिसेप्टर साइट, ये उसको पहचानते ही नहीं है, किसको, इंसुलिन को। वो मतलब बोलेगी कि गेट खोलो हम आ गए ग्लूकोज को लेके, ए गेट खोलो, वो बोलेगी हटो ते हम नहीं जानते तुम्हें, हटो, उसको भगा देगी, किसको, इंसुलिन को। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी टारगेट सेल है उसके रिसेप्टर्स गजब बेइज्जती है। खराब हो गए। अच्छा कैसे खराब हो गए सर, अरे आजकल जो है हम लोगों का खान पान बदल चुका है, एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, उस वजह से क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स खराब हो गए। अच्छा तो इंसुलिन को वो पहचान नहीं पा रहा है, इंसुलिन बढ़िया ग्लूकोज को पकड़ के ला रहा था कि भैया बढ़िया ग्लाइकोजेनेसिस कराएंगे ताकि बढ़िया ग्लाइकोजन वगैरह बन जाएगा, स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो पहचानते ही नहीं है सेल। तो इसमें सर क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करते, इसमें मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन दे देंगे ताकि क्या हो, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो भैया पहचान लें कि बाबा ये जो इंसुलिन आ रहा है वो अपना ही है, अपना ही आदमी है, अंदर आने को आने दो इसको। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा नो, क्योंकि बाहर से इंसुलिन नहीं लेना। अच्छा और मेडिसिन से इसको क्योर भी किया जा सकता है। तो बाबा ये क्या था, डायबिटीज मेलाइटस। अभी खत्म कहाँ हुआ है, रुको जरा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है। हाँ तो भैया डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, एक मतलब बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जीन थेरेपी तो नहीं की जाती सर, मेडिसिन के थ्रू या फिर वो इंजेक्शन के थ्रू सही हो जाता है। अब बात आती है चिकन पॉक्स पे। तो बाबा चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज़ है, पता तो है ही सब लोगों को। हाँ कभी ना कभी तो कोई ग्रस्त होता ही है चिकन पॉक्स से, इतनी बड़ी बड़ी वो फुंसियाँ निकलती माता जिनको अपन बोल देते हैं। हाँ हाँ सर, मतलब बड़ा परेशान वाला आदमी हो जाता है उसमें। वो मतलब खुद सोचो यार, इतने बड़े बड़े दाने निकलते हैं। अब किसी के तो, मेरा एक दोस्त था, उसके तो शादी के 3-4 दिन पहले चिकन पॉक्स निकले। अब वो बोलता कि यार फोटो गलत आएंगी यार मेरी, अब पूरे मुंह पे, मतलब तुम खुद सोचा यार, फुंसियाँ लेके घूमेगा, अच्छा लगेगा क्या। तो अबे साले जब चिकन पॉक्स क्या है, वायरल डिसीज है। अब सुनो, एडीए डेफिशिएंसी, ये जो अपना आंसर है, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए क्या होता है सर, एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। अच्छा ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए। ये क्या है, एक एंजाइम है, ये क्या करता है, क्या करता है, स्किड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे सर, ऐसे तो ना, आपने हवा में बात कह दी हमने मान ली। देखो जो एडीए एंजाइम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी जो टी सेल्स होती है ना, टी और बी लिम्फोसाइट्स, हाँ सर सुने तो हैं इनका नाम, मतलब बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वगैरह में काम करती हैं। जो टी सेल्स होती हैं वो सर, टी किलर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल, हेल्पर सेल, और मतलब ये सब होती हैं सर। हाँ हाँ, और बी लिम्फोसाइट सर एंटीबॉडी बनवाती थी, प्लाज्मा सेल भी इनको कहते थे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग पढ़ते तो बहुत हो। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता था कि टी और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, इनका सही से वो नहीं हो पाता था, क्या, मैचुरेशन। अच्छा अब अगर इनका मैचुरेशन नहीं हुआ, हाँ मैचुरेशन अगर इनका नहीं हुआ, तो क्या मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगी बॉडी की, इम्यूनिटी नहीं बनेगी बॉडी की, क्यों, क्योंकि इनका मैचुरेशन नहीं हुआ। और जो
जीन मतलब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है मैचुरेशन के लिए वो कौन सा है, AD है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई बॉडी में, तो क्या हुआ, स्किड से आदमी ग्रस्त हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जीन थेरेपी की जाती है। अच्छा, जीन थेरेपी म्हणजे क्या, अरे वो सर जो जैसे जीन थेरेपी पता कब कारगर होती है, सही बात बताऊँ आपको, जैसे आपने वो कराया मतलब बेबी है फीटल स्टेज में, तो उन्होंने तभी चेक कर लिया उसके पूरे क्रोमोसोमल पैटर्न को, कोई भैया रेसेसिव डिसीज तो नहीं है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज नहीं होते, हाँ, तो उन्होंने देख लिया कि बाबा इसमें दिक्कत है, तो उसको जीन को सही कर देते हैं। अच्छा, जीन को सही कर देते ताकि क्या हो, जो बेबी बन रहा है उसमें इसकी डेफिशिएंसी ना हो। अच्छा, वैसे सर क्या करोगे, जैसे मान लो सर कोई बच्चा है, हाँ, उसको बाद में पता चला उनके पेरेंट्स को जब वो पैदा हो गया, तो बाबा बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप करा सकते हो अगर आपको बोन मैरो मिल जाए तो, नहीं तो आप क्या करो, रिदमिक वो कराओ। रिदमिक मतलब क्या, जैसे हर महीने में या 2 महीने में T और B लिम्फोसाइट बाहर से डालो बॉडी में। अच्छा, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। तो बाबा देख, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अभी और बचे हैं क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ, इससे मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब आओ दूसरा क्वेश्चन देखें। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय ने दिखा दिया है, और इसका मूल्य है, अरे सर बार बार केबीसी में मत जाया करो, हमें फील आ जाता है कि हाँ सर रुपया मिलेगा, अरे इधर आओ वापस। तो बाबा एक सवाल इसने नीट का ही सवाल दे रहा हूँ, हाँ, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में आप क्या मतलब सही जानते हैं। सर जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन सर अभी समय की हमारे पास सीमा है, नहीं तो हम बताते खूब दिल से। अच्छा, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मैंने क्या बताया था सर, एक चीज़ तो हमें याद है कि ये जो है, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अच्छा, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, इसको दिमाग में बसा लेना। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है कैसी होती है, सेकेंड जनरेशन। क्यों सर सेकेंड जनरेशन क्यों होती है, क्योंकि ये ऐसी वैक्सीन है जो हमने डीएनए से बनाई है। मजाक नहीं कर रहा मैं, देखो जितनी तुम लोग वैक्सीन लगवाते हो, अपनी BCG हो गई, और वो मतलब जितनी भी अपन पोलियो वोलियो लगाते हैं उनकी, उनमें अपन लोग बैक्टीरिया वायरस को पकड़ते हैं। हाँ, इनने क्या किया, हेपेटाइटिस बी में डायरेक्ट डीएनए को पकड़ लिया। अच्छा, हेपेटाइटिस बी किससे होता था, मैंने अभी बताया किससे होता, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से होता था। अच्छा, हेपेटाइटिस बी के 5 वो मिलते हैं, ABCDE, मतलब हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D और E। जब हेपेटाइटिस A किससे होता था, एक RNA वायरस है, लेकिन जो हेपेटाइटिस B है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा वो मैं। अच्छा, तो ट्रू स्टेटमेंट, अपन से बोला ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब ट्रू मतलब क्या होता है भाई, अरे सच्चा। अच्छा, ठीक है, सच्चा। तो प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बात तो सही है, क्योंकि हम लोग जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब वैक्सीन बनाएंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी सर बात सही है। अच्छा, दूसरा, प्रोड्यूस इन एसर्सिया कोलाई, नहीं बाबू भैया, ये सर एसर्सिया कोलाई वगैरह में नहीं बनती है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन, अरे ये क्या बवाल झजरा पड़ा रहा है। अच्छा, होल पैथोजन इज गिवन, नहीं भैया, पूरा पैथोजन दे ही नहीं सकते, क्योंकि भैया तुम्हारा खुद सोचो, हेपेटाइटिस बी वैसी इतनी जानलेवा बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, जैसे तुम लोग जानते होगे अमिताभ बच्चन जी को, हाँ हाँ जानते हैं सर, KBC वाले, हाँ, तो उन वो भी हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हैं। कैसे, अरे देखो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वही सर हमारे जो वो होते हैं ना इंटरवीनस फ्लूइड, हाँ, अरे जैसे ब्लड है, हाँ, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी। हाँ सर, थी तो सही, तो उनके जो फैंस लोग थे, मतलब जो भी हैं, उनने ब्लड दिया उनको खूब दिल से। तो अब डॉक्टर ने गलती क्या करी, उसने चेक नहीं किया कोई वायरल डिसीज़ का। अब हो जाता भाई, क्योंकि उनको बचाना था ना, तो हेपेटाइटिस बी का किसी पेशेंट का वायरस ब्लड उनके चढ़ गया बॉडी में, जिससे क्या हुआ, वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गए। अच्छा, तो सर उनको अभी भी है, हाँ, मतलब है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वायरस का लोड कंट्रोल कर रखे रखे हैं, क्योंकि मैंने बताया वायरस के अगेंस्ट में हमारे पास एंटी मतलब वो दवाइयाँ नहीं है। हाँ, तो बस एंटीवायरल ड्रग देते रहते हैं ताकि जो वायरस का लोड है वो कम ज़्यादा होता रहे। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही अपन कोरोना में करते हैं। अब तुम लोग सुनने होगे आजकल नाम रेमडेसिविर, हाँ, रेमडेसिविर का नाम सुनने होगे, एक तो डेक्सामेथासोन का मैंने बता ही दिया, एक रेमडेसिविर का नाम सुन रहे होगे। उसमें कुछ नहीं किया जाता, वायरस का लोड सिर्फ कंट्रोल किया जाता है कि भैया रेमडेसिविर दे दो, इसको इंजेक्शन दे दो, ताकि क्या हो, वायरस का लोड कम हो जाए। ऐसा क्या करती है सर, बताएं, लेकिन खैर लंबा हो जाएगा वीडियो, अगर किसी को देखना है रेमडेसिविर कैसे काम करती है क्या होता है, तो एड्स वाला वीडियो है बाबा, क्योंकि एड्स भी एक HIV वायरस ही होता है, तो उसमें बताया है कि कैसे क्या मैकेनिज्म है। अच्छा, तो बाबा इसका आंसर क्या जाएगा, प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है सर, मतलब मज़ा आ रहा है ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो ये मैंने, अरे चलो इंटरफेरोन वाला क्वेश्चन ही आ गया, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल, इसका मूल्य है इंटरफेरोन। अच्छा, ठीक है, अब सुनो, इंटरफेरोन मैंने पहले ही बताया था ना, इसको मैं बताऊंगा, तो सुनो पहले इसको बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, तो बोलोगे अरे ससरा बताया है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा। तो देखो इंटरफेरोन्स बाबा क्या होता है, ये जो है लो मोलिकुलर वेट
MWT मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। अच्छा सर, मतलब ये क्या है सर, हम समझे नहीं, अरे बता रहे रुको। लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। किसने डिस्कवर किया था, सुन लो, क्योंकि यार उनने बहुत बड़ा काम किया था। तो डिस्कवर बाय आइसेक एंड लिंडमान। अरे नाम पे मत जाओ विवा, इनके काम बहुत अच्छे से। अच्छा, आइसेक और लिंडमान भाई साहब ने इसको डिस्कवरी करी, ठीक है। देखो क्या होता है, हाँ अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझो। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन क्या, कैसा प्रोटीन है बाबा, एंटीवायरल प्रोटीन। मतलब ये फॉर्म होता है अगेंस्ट दी वायरस सेल, वायरल सेल, ठीक है, अगेंस्ट दी वायरस, ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन। और ये 270 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ रहता है। कितने अमाइनो एसिड, 270 अमाइनो एसिड जब मिल जाते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से, तो हमारे पास इंटरफेरॉन बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये मेरे पास एक सेल है, हाउ सर, एक मेरे पास ये सेल है, ठीक है। अब बाहर से कोई सा कौन आ गया, वायरस आ गया। अच्छा, मतलब कोरोना ही समझ लो, हाँ, क्योंकि आजकल कोरोना ही चल रहा है, तो जहाँ कोरोना लगा दो वहीं सब पूरा खेल क्लियर हो जाता है। लेकिन एक भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अंदर रहो घर में और पूरे प्रिकॉशंस लो, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट में प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत बार बताया, फिर बोल रहा हूँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि वायरस है बाबा, दवाइयाँ तुम्हारे पास है नहीं वायरस के अगेंस्ट में, बस वही सब चीज़ें, ठीक। तो सुनो, वायरस, अब ये वायरस ने इस पे सेल पे अटैक किया, ठीक है सर। मतलब ये मान लो कोरोना का वायरस था, इसने सेल पे अटैक किया, ठीक है, इसने सेल पे अटैक किया। और ये वायरस ने अंदर अंदर जाके क्या किया, वही सर, वो ट्रांसलेशन कराएगा, मतलब ट्रांसलेशन, और बोलेगा कि बेटा मेरे मनपसंद प्रोटीन बना। सेल से क्या बोल देगा, ए बाबू हमारे मनपसंद प्रोटीन बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें फाड़ देंगे। अच्छा, और प्रोटीन कौन बनाता था, राइबोसोम। बार बार बोला हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, राइबोसोम, ठीक है सर। हमने तो वो पढ़ा है सर, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता था सर, हाँ, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है बाबू, वही राइबोसोम करेगा ना। हाँ, ज़्यादा परेशान ना हुआ करो, ठीक। तो प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। अब जो दूसरी सेल्स हैं, मतलब इसके आजू बाजू हर जगह सेल्स होंगी, आजू बाजू काजू नाजू सब हर जगह। अच्छा, मैंने बस एक ही तरफ बना दी, मतलब आजू बाजू काजू हर जगह क्या होंगी, सेल्स होंगी। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये रिलीज करती है कुछ केमिकल्स को। ये क्या करेगी, रिलीज करेगी कुछ केमिकल्स को, मतलब वो चुपचाप करेगी, वायरस को पता नहीं चलने देगी। मतलब जैसे ये वायरस इसके अंदर बैठा हुआ है, हाँ, वो मनपसंद प्रोटीन बनवा रहा होगा, तो चुपके से सेल क्या कर देगी, कुछ एंटीवायरल प्रोटीन को वो कर देगी रिलीज। अच्छा, ताकि क्या हो, दूसरी सेल्स के पास जैसे ये एंटीवायरल प्रोटीन जाए, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन जाए, तो वो उसको तैयार कर दे। मतलब वो तो बोल देगी कि बेटा मैं तो मर रही हूँ, मतलब दूसरी सेल से क्या बोल देगी, मैं तो मर रही हूँ लेकिन तुम बच जाओ। कैसे बचोगे, ये बोलती है इंटरफेरॉन्स के थ्रू कि बेटा तुम ऐसा करो कि टीआईपी बनवाओ। अब सर ये टीआईपी क्या चीज़ है, अरे बाबा ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग, याद रखना ये नीट का सवाल है बाबा। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये सेल्स में वायरस ने अटैक किया हो सर, अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, हाँ, सेल ने क्या कर दिया, चुपके से एंटीवायरल प्रोटीन निकाल दिया। क्या एंटीवायरल प्रोटीन मतलब क्या, इंटरफेरॉन निकाल दिया, ताकि दूसरी सेल्स तैयार हो जाएं कि वायरस आ चुका है बॉडी में, और उसको रोकने के लिए क्या बनाए, टीआईपी, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। सर हम अभी समझे नहीं टीआईपी का मतलब। देखो टीआईपी मतलब क्या होता है, हमने सेंट्रल डॉग में स्कीम पढ़ी थी, हाँ, डीएनए से क्या बनेगा बाबा, एमआरएनए, हाँ, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन बनता है, अब देखो कोई वायरस है, वो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि बाबा अपन प्रोटीन बनवा के अपना नंबर बढ़ाते जाएं, बोलो हाँ कि ना, हाँ। तो प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को अगर हम रोक दें तो वायरस का नंबर ही नहीं बढ़ेगा, वो उतने नंबर पे स्टैटिक हो जाएगा, उतने नंबर पे रुक जाएगा। तो दूसरी सेल्स को क्या भेज देती है, इंटरफेरॉन, ताकि क्या बने, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। मतलब जो दूसरी सेल्स हैं वो अपने डीएनए में ऐसा कुछ झोल करें मतलब चेंज करें, ताकि जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बने वो वायरस के नंबर को बढ़ने ना दे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इंटरफेरॉन समझ में आया होगा, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों चाहिए, अरे बाबा ग्लाइकोप्रोटीन होगा तभी तो सेल रिकॉग्नाइज करके अपने बॉडी में जाने देगी। हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा, और कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है, 270 अमीनो एसिड से, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, ये हमारे पास सवाल है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, किल दी वायरस इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल। नहीं भैया, हमने बताया ना, यहाँ पे वायरस को नहीं मार रहा है वो, हाँ, वायरस को नहीं मारता, ठीक है। किल दी वायरस एंड डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल। अरे सर कैंसर में घुस गए आप, हाँ, उसमें अलग होता है, उसमें इंटरल्यूकिन्स वगैरह दिए जाते हैं, लिम्फोकाइंस वगैरह,
लेकिन वो ये चीज़ नहीं है कि वायरस को नहीं मारता है, ठीक है। स्टिमुलेट द TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। हाँ सर, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, थोड़ा सा क्या भाई, यही आंसर है। ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनवा देगा दूसरी सेल्स में, ताकि मतलब देखो कितना त्याग कर रही है सेल, समझ रहे हो। तुम लोग त्याग नहीं करते, पढ़ना है तो पढ़ो यार दिल से। मतलब वो खुद अपने आप को उसने त्याग कर दिया सेल ने, उसने बोल दिया बेटा मैं तो मर रही हूँ लेकिन तू बच जा। मतलब जो दूसरी सेल्स हैं उनको TIP का वो दे दी, मतलब इंटरफ्रोन दे दिया बना के, समझ रहे हो। मतलब बॉडी कितने अलग लेवल पे खेलती है हर एक पैथोजन से। अच्छा अब देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, मजा आना चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, ये भी नीट का सवाल है। ये तो आपके लिए मक्खन मलाई होगा, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब मजा आता है, ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, बस इस पे मार्क कर लेना। जब भी पेपर मिले ना तो उसमें देखना करेक्ट बोल रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, तुम पेन पेन मिलता है ना नीट पे पेपर में, हाँ उनका पेन बहुत अच्छा चलता है। तुम लोगों को जो नीट में पेपर में पेन मिलेगा ना, खूब दिल से एकदम स्मूथ, और वैसे पेन पता मार्केट में मिलते ही नहीं है। अच्छा, तो करेक्ट मैचिंग ऑफ अ डिसीज विद कॉजेटिव एजेंट वगैरह ये सब देखो। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है सर? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अरे इतने सारे होते हैं, हमें हमें क्या याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। पैथोजन तो सही दिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन, बाइट ऑफ मेल। अरे बाबा ये तो गलत दे दिया इसने, क्यों सर? हमने पढ़ा है फीमेल इन सब चीज़ों के लिए वो करती है, मेल तो पता, मतलब ऐसे समझो मेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये तो ऐसे ही पेड़ वेड़ पे घूमता रहता है। मतलब जो फूल होता है ना, फूल में घूम रहा है, देख रहा है कि अच्छा आज ये वाला फूल खिला है मार्केट में। अच्छा, और जबकि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? मलेरिया के लिए। मैं मान रहा हूँ आपको ये पता होगा। गजब बेइज्जती है। फिर टाइफाइड, सर टाइफाइड तो बैक्टीरियल डिसीज है। अच्छा, प्लाज्मोडियम के जो है ये किससे होता था? प्रोटोजोआ से, पता है ना इतना सब तो। हाँ, तो टाइफाइड कैसा बैक्टीरियल डिसीज है। सेल्मोनेला टाइफाइड, ये भी सर सही दिया आप। अरे बाबा, हवा से थोड़ी ना होता है। इसने मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या लिख दिया? इंस्पायर्ड एयर। सर अरे यार तुम मजाक कर रहे हैं क्या सर? टीबी वगैरह तो ही ना कि सांस लिया और एकदम हो गया वो। टाइफाइड किससे होता था? टाइफाइड, अरे वो सर हमने अच्छा एक नाम पढ़ा था, मैरी मेलोन। हाँ वो मतलब सर हाथ हाथ नहीं धुलती थी वो कैरियर थी टाइफाइड की। वो हाँ मतलब हाथ हाथ, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उनके ब्लड में मतलब आप कभी भी उनका विडाल टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव आएंगी वो। मैरी मेलोन, आपने एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। तो उसमें क्या हुआ था कि वो कैरियर बन चुकी थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड फैला दिया था। वो मतलब हाथ हाथ नहीं धुलती थी सही से पोटी करने के बाद, समझ रहे हो। तो ये सब क्या होता है, टाइफाइड फैलता गया। फिर निमोनिया, सर निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। हाँ सर ये बात तो सही है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट मतलब अच्छी, अपन छींक नहीं देते, हाँ मतलब खांस नहीं देते, नोजी नहीं निकल जाती, तो वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयर में ड्रॉपलेट के थ्रू चला गया। कौन? बैक्टीरिया, न्यूमो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया वाला, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा तो सर एक चौथा ऑप्शन देखें या ना देखें? आंसर तो पता चल गया, थर्ड है। अरे तो देख तो लो चौथा भी, एलिफेंटाइटिस। ये क्या होता है सर? अरे हाथी पाओ, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, अगर देखना हो तो चले जाना। फिलेरियल इसको बोलते हैं। ये होता कैसे था? व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये तो सही है। व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर क्या, व्यूचेरिया मलाई। मैंने बताया था तू लड़की नहीं मलाई है। हाँ, व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, व्यूचेरिया मलाई, ठीक है। विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नहीं सर ये बात इसने गलत कर दी सर। इसमें ऐसा नहीं होता सर, हवा पानी से तो ही ना जाएगा। अच्छा, हवा पानी से नहीं जाता ये, इसमें वो मतलब व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी वाली जो है ना, वो कट्टी कर लेती है, मतलब ऐसे डंक, मतलब वो जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम नहीं कट्टी करके चले जाता है, कट्टू करके, वैसे ही व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी कट के चीज मतलब कट्टू करके चली जाती है। जिससे क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड होता है, हाँ हाँ वो एकदम स्वेल होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है उसमें, जिस वजह से जो हाथी पाँव कह देते हैं, मतलब हाथी जैसा पाँव हो जाता है। अच्छा, तो इसमें पता टेस्टिस का जो साइज होता है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा। जो पेशेंट्स आते हैं ना वो अपने हाथ में टेस्टिस लेके आते हैं, इतना ज़्यादा उसका मतलब वो हो जाता है मैग्नीफिकेशन, समझ रहे हो। हाँ तो वीडियो बना हुआ है, देख लेना जाके। अब एक और क्वेश्चन देखो, अरे देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर ज़्यादा हो गया तो मुझे बताओ यार। हाँ मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो जाए मैक्सिमम एक ही वीडियो में, ठीक है। तो एक और नया क्वेश्चन, तो देखो भैया ये एक और आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसका मूल्य है टी सेल से। कैसे टी सेल? देखो, ग्राफ्टेड ऑर्गन, ग्राफ्टेड ऑर्गन मतलब क्या? अरे ग्राफ्टेड से भी नहीं समझता, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। कैसे सर? जैसे किसी की किडनी फेल हो गई, हाँ तो हमने हेल्दी डोनर ढूंढा कहीं से, पैसे ऐसे दे दे के, भैया बहुत महंगी मिलती किडनी। अच्छा, तो किडनी हमने खरीदी और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया। तो जो ग्राफ्टेड किडनी होती है, ऑर्गन होता है, वो कौन रिजेक्ट करता है? सवाल ये पूछता है, दिल से पूछेगा सवाल कि भाई कौन सी सेल्स होती हैं जो ग्राफ्टेड किडनी को मतलब हटा मतलब रिजेक्ट कर देंगी? तो हमारी जो टी सेल्स होती हैं ना, टी सेल्स में भी कौन सी? टी किलर सेल्स। अच्छा, टी किलर सेल्स जो होती हैं ये क्या करेंगी? जो ग्राफ्टेड किडनी है या फिर ग्राफ्टेड ऑर्गन है उसके अगेंस्ट में मतलब उसको निपटा देंगी। अच्छा, तो याद रखना नीट का सवाल है। अब सुनो, इधर आओ जरा। हाँ, जैसे जो किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह कराते हैं ना, हाँ वो क्या लेते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, ताकि क्या हो, उनका इम्यून सिस्टम जो है
वो भैया सप्रेस रहा है, वो ज़्यादा उत्सुक ना हो कि भैया कोई बाहर से एंटीजन आया है, समझ रहे हो, ताकि उसको भैया, क्योंकि टी किलर सेल ने मान लो देख लिया कि बाबा जी तो किडनी आई है बाहर से, इसको निपटाओ साले को, ये वो तो उसको पैथोजन की तरह ट्रीट करने लगेगी ना। अच्छा, तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग मतलब क्या सर? अरे जैसे कोरोना में अभी डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, वैसा ही है खेल। और जो उनसे बोल देते हैं, आप लोग अगर देखो ना कभी, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेते हैं या फिर जिसका किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है ना, पूरा मुंह बांध के, हाथ में ग्लव्स स्लव्स, चश्मा वश्मा पहन के घूमते हैं, क्योंकि भाई उनकी इम्यूनिटी वैसी सप्रेस है। बाहर पैथोजन घूम रहे हैं कि चाचा आए हैं, हम चाचा आए हैं, वो जैसे ही घुस गए बॉडी में खेल कर देंगे। तो पूरा मुंह, मतलब उनको ज़्यादा थोड़ा बोल देते हैं भैया ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब सुन, IgA एंटीबॉडी नाम तो बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, हाँ, तो इसको क्यों लेके आए सर? अरे बाबा इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, हाउ सर, उसको क्लोस्ट्रम क्यों दिया जाता है? क्लोस्ट्रम मतलब क्या? देखो सवाल जो है यही पूछेगा। क्लोस्ट्रम मतलब क्या? मिल्क, मतलब जो मदर्स मिल्क होता है ना, मदर्स मिल्क, उसमें क्या होता है? IgA एंटीबॉडी होती है, हाँ, उसको हम और क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम। ये जो है 6 महीने तक, 6 महीने तक दिल से बच्चे को पिलाना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या है? IgA एंटीबॉडी, ताकि इसको क्या, एक मतलब जो बेबी है उसको क्या मिल रही है? पैसिव इम्यूनाइजेशन मिल रहा है, मतलब उसको एंटीबॉडी मिल रही है। कौन सी? IgA। सवाल पूछता है क्लोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA होती है। अच्छा, और ये कितने महीने तक मदर को मिल्क पिलाना जरूरी है? 6 महीने तक, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं, अब गाँव में ही चले जाओ, वहाँ तो मतलब कुछ भी बोलते हैं यार, बच्चे के होंठ सूख रहे हैं उसको पानी पिलाओ। भाई साहब 6 महीने तक सिर्फ मदर के मिल्क पे जीना चाहिए बच्चे को। अच्छा, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी चाहिए उसको। अब भाई वो जरा अभी तो आया ही है, अब उसका वैसे ही इम्यूनिटी ज़्यादा तो है नहीं, और तुम मतलब पानी पिला रहे हो, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी, समझो। हाँ, तो IG एंटीबॉडी से याद रखना। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं, कोशिश तो यही थी कि मैं पूरा तुम्हें पढ़ा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ कि 100% नहीं है, तो आप लोग अपना भी पढ़ते रहो, और मैं यहाँ से जो कर रहा हूँ वो भी देख लेना अगर समय मिले तो बस पढ़ाई करते रहो। और अगर कोई दिक्कत हो इस वीडियो में थोड़ा, अगर आपके पास टाइम हो तो फीडबैक मुझे देना कि हाँ ये सर अच्छी चीज़ थी, तो आप दूसरे चैप्टर्स के लिए भी ट्राई करो। तो बस पढ़ाई करते रहो, दिल से पढ़ो, और कोई दिक्कत हो तो बताना। बाय, मतलब ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।